हमेशा की तरह इस बार भी जब नेहा और अनिमेश के बीच जमकर बहस हुई तो अनिमेश झगड़ा ख़त्म करने के लिए अपने कमरे में जाकर लैपटॉप में बिज़ी हो गया। नेहा गुस्से में कुछ देर कमरे में टहलती रही, फिर अचानक बाहर निकल गई। गेट से निकल रही थी कि वॉचमैन दौड़ता हुआ आया और बोला, कहीं जाना है मैडम? टैक्सी बुला दूँ? नहीं, मैं पास में ही थोड़ा घूमने जा रही हूँ, 15 मिनट में लौट आऊँगी। रात के 10:30 बज रहे थे, पर मुंबई की सड़कों पर अभी भी काफ़ी गहमा-गहमी थी। दुकानें अभी भी खुली हुई थी और लोग शॉपिंग कर रहे थे। रेस्टोरेंट और छोटे-मोटे स्टॉलों के आसपास अभी भी भीड़ थी। नेहा के मन में खलबली मची हुई थी। आजकल जब भी उसकी अनिमेश के साथ बहस होती, तो बात अनिमेश के परिवार पर ही आकर थमती। अनिमेश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, अपनी माँ की आंखों का तारा, उनका बेहद दुलारा। उसकी 3 बड़ी बहनें थीं, जो उसे बहुत प्यार करती थीं और उसे हाथों हाथ लेती थीं। नेहा को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, पर कभी-कभी उसे लगता था कि उसका पति अभी भी बच्चा बना हुआ है। वह एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता है। रोज जब तक दिन में एकाध बार वह अपनी माँ व बहनों से बात नहीं कर लेता, उसे चैन ही नहीं आता था। जब भी इस बात को लेकर नेहा भुनभुनाती, तो अनिमेश कहता कि पापा के निधन के बाद उनकी खोज खबर लेने वाला मैं अकेला ही तो हूँ। मेरे पैदा होने के बाद से मम्मी बीमार रहती। मेरी तीनों बहनों ने ही मेरी परवरिश मेरी माँ के समान की है। मेरे पापा के निधन के बाद मेरी मम्मी ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला है। मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। ऐसी बातों से नेहा चुप हो जाती थी, पर उसे यह बात समझ में न आती कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? पर वह जानती थी कि अनिमेश से बहस करना बेकार था। वैसे उसे अपने पति से और कोई शिकायत नहीं थी। वह उससे बेहद प्यार करता था। वह एक अच्छा इंसान था और उसके प्रति हमेशा संवेदनशील था। उसे चिढ़न केवल इस बात से होती कि उसे अपने पति का प्यार उसके घर वालों से शेयर करना पड़ता है। जब उसका विवाह हुआ तो अनिमेश ने उससे कहा था, डार्लिंग, आज से ये घर और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपना घर जैसे चाहे वैसे सजाओ, जिस तरह चाहे वैसे चलाओ। मैंने अपने को भी तुम्हारे हवाले किया। मेरी तुमसे केवल एक ही गुजारिश है कि मैं अपने परिवार से बेहद जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम भी उनसे मेल जोल रखो, उनका आदर सम्मान करो। मैं अपनी मम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और अपनी बहनों को भी किसी की भी कीमत पर दुख नहीं पहुँचाना चाहता। उसे याद आया कि अपने हनीमून पर जब वे मॉरिशस गए थे तो उन्होंने खूब मौज मस्ती की थी। एक दिन जब वे मार्केट से होकर गुजर रहे थे तो अनिमेश एक ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा हो गया। बोला, चलो ज़रा इस शॉप में चलते हैं। वह मन ही मन पुलकित हुई कि क्या अनिमेश उसे कोई ज्वेलरी खरीद कर देने वाला है। उन्होंने शॉप में रखे काफ़ी सारी ज्वेलरी देख डाले। फिर अनिमेश ने एक नेकलेस उठाकर कहा, ये नेकलेस तुम्हें कैसा लगा? अरे यह तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वह खुशी से बोली, तुम्हें पसंद है तो ले लो, हमारे हनीमून का ये एक यादगार तोहफा। ओह अनिमेश, तुम कितने अच्छे हो, लेकिन इतनी महंगी? कीमत की तुम टेंशन ना लो। और हाँ सुनो, एक एक ज्वेलरी अपनी आरती दीदी, वंदना दीदी और संजना दीदी के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ से लौटेंगे तो वे सब मुझसे किसी गिफ्ट की आशा करेंगी। सुनकर नेहा मन ही मन कुढ़ गई, पर कुछ बोली नहीं। और मम्मी जी के लिए? उसने पूछा। उनके लिए एक साड़ी ले लेते हैं। वे घर सामान से लदे फदे लौटे। उसके बाद भी हर तीज त्योहार पर अनिमेश अपने परिवार के लिए गिफ्ट भेजता। जब भी बाहर जाता तो उसके पास भांजे भांजियों की मनचाही वस्तुओं की लिस्ट पहले पहुंच जाती थी। अपने परिवार वालों के लिए उनके कहने की देर होती कि वह उनकी फरमाइश तुरंत पूरी कर देता। नेहा को इस पर कोई ऐतराज़ न था। अनिमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पोस्ट पर कार्यरत था और अच्छा कमा रहा था। उसे पूरा अधिकार था कि वह अपनी कमाई जैसे चाहे जिस पर चाहे खर्चा करे।
पर उसे यह बात बुरी तरह अखरती थी कि अनिमेष के जिस कीमती समय को वह अपने लिए सुरक्षित रखना चाहती है, उसे भी वह बिना हिचक अपने परिवार को समर्पित कर देता है। नेहा को अपने पति का प्यार उसके घर वालों के साथ बांटना बहुत ही नागवार गुजरता। अब आज ही की बात ले लो, उनकी शादी की एनिवर्सरी थी। वो कब से सोच रही थी कि इस बार एक शानदार जगह जाकर ठाठ से छुट्टियां मनाएंगी, पर सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। जब से उसकी 3-4 किट्टी पार्टी वाली सहेलियां लंदन होकर आई थीं, वे लगातार उस जगह की तारीफ के पुल बांध रही थी कि उन्होंने वहाँ कितना मज़ा किया, कितना लुत्फ़ उठाया। सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। उसकी 2-3 सहेलियों के पति, जो बहुत ही करोड़पति थे, वे उनकी दौलत दोनों हाथों से लुटाती थी और नित नए नए ड्रेसेस और ज्वेलरी की नुमाइश करती थी। इससे नेहा जल भुन जाती थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने पति अनिमेष को राजी कर लिया था कि इस बार वे भी विदेश जाकर ही दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे और वहीं पे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। उसने मन ही मन कल्पना की थी कि जब वह फ्रेंच शिफॉन की साड़ी में लिपटी, महंगे फॉरेन परफ्यूम की खुशबू बिखेरती, हाथ में चॉकलेट का डब्बा लिए किटी पार्टी में पहुंचेगी, तो सब उसे देखकर ईर्ष्या से जल मरेंगी, पर ऊपरी मन से उसकी खूब प्रशंसा करेंगी। मगर आज रात खाने के बाद जब उसने यह बात उठाई तो अनिमेष बोला, इस बार तो बाहर जाना ज़रा मुश्किल होगा। क्यों? इसलिए कि बड़ी दीदी आरती की बेटी रिया की शादी पक्की हो गई है। मैंने तुम्हें बताया तो था। आज ही सुबह उनका फ़ोन आया कि इसी महीने एंगेजमेंट की तारीख पड़ गई है और हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आखिर मैं इकलौता मामा जो हूँ, भांजी की शादी में मेरी प्रमुख भूमिका रहेगी। आपके घर में तो हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है। वो मुंह बनाकर बोली, कभी किसी का बर्थडे है तो कभी किसी का मुंडन तो कभी कुछ और। अरे बर्थडे तो हर साल आता है, उसकी इतनी अहमियत नहीं, पर शादी ब्याह तो रोज़ रोज़ नहीं होते ना। आरती दीदी ने बहुत ही आग्रह किया है कि हम ज़रूर जाएं। वे कोई भी बहाना सुनने को तैयार नहीं है। मैं पूछती हूँ कि क्या कभी हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? डार्लिंग, इतना क्यों बिगड़ती हो? हम शादी की एनिवर्सरी मनाने अगले साल भी तो जा सकते हैं। अभी से तय कर लो कि कहाँ जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है। मैं सारी प्लानिंग तुम्हीं पर छोड़ता हूँ। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम सारा प्लान बना लेंगे, फिर आपकी बहनों का फ़ोन आ जाएगा और सब कुछ कैंसल। ये हमेशा थोड़ी ना होता है, ये हमेशा होता है, हर बार होता है। हमारी अपनी कोई निजी ज़िंदगी ही नहीं है। तुम बेकार में गुस्सा हो रही हो। क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया है? हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरी की है। तुम्हारे सारे नाज नखरे हमेशा उठाता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हर पति करता है, बशर्ते वो अपनी पत्नी से प्यार करता हो। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अनिमेष नेहा की आंखों में झांककर मुस्कुराया। लगता तो ऐसे ही है। नेहा, ये तुम जाती कर रही हो। जानती हो, मेरा तुम्हारे प्रति प्यार देखकर मेरे दोस्त मुझे बीवी का गुलाम कहकर चिढ़ाते हैं। अच्छा, वे ऐसा क्यों कहते हैं भला? जब मेरी हर बात काटी जाती है, मेरा हर मांग ठुकराया जाता है। हाँ, अगर कोई तुम्हें मम्मी के पल्लू से बंधा लल्लू या बहनों का पिछलग्गू कहे तो मैं मान सकती हूँ। अनिमेष खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारा भी जवाब नहीं। अनिमेष ने टीवी चालू कर लिया। नेहा थोड़ी देर बड़बड़ाती रही। वह इस मामले को कल पर नहीं छोड़ना चाहती थी, अभी कोई निर्णय कर लेना चाहती थी। अतः बोली, तो क्या तय किया तुमने? किस बारे में? ये लो, घंटे भर से मैं क्या बकबक किए जा रही हूँ। हम इस टूर पर जा रहे हैं या नहीं? कह तो दिया बाबा कि इस बार ज़रा मुश्किल है। तुम तो जानती हो कि मुझे वर्ष में सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। शादी में जाना ज़रूरी है, पर अगले साल लंदन ज़रूर जाएंगे। जी नहीं, मुझे तुम इन खोखले वादों से नहीं टाल सकते। पर अगले साल भी
लंदन उसी जगह बना रहेगा और हम दोनों भी। और तुम्हारा परिवार भी तो वैसे ही सही सलामत ही रहेगा। तुम कभी कभी बड़ी बचकानी बातें करती हो। हाँ, मैं तो यूं ही बेवकूफ़, सिरफिरी और दूरदर्शी। सारी बुराइयां मुझ में कूट कूट कर भरी है। तुमसे इस बारे में बात करना बेकार है। अभी तुम्हारा दिमाग ज़रा गर्म है। कल सुबह ठंडे दिमाग से इस बारे में बात करेंगे। मैं ज़रा ऑफिस का ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ, कह अनिमेष अपने ऑफिस रूम में चला गया। नेहा अपनी बात न मनवा पाई तो गुस्से से बिफर गई। कुछ देर वह गुस्से में भरी बैठी रही, फिर अचानक उठकर बाहर की ओर चल दी। कोलाबा के मार्केट में अभी भी काफ़ी चहल पहल थी। रीगल सिनेमा के पास पहुंची तो देखा कि वहां भी भीड़ है। उसने सोचा कि टिकट खरीदकर एक रात का शो देख ले, 2 घंटे आराम से बीत जाएंगे। पर फिर यह सोचकर कि इस बीच अगर अनिमेष ने उसे घर में न पाया तो वह परेशान हो जाएगा, उसे पागलों की तरह ढूंढेगा, इधर उधर फ़ोन घुमाएगा। अपना इरादा बदल लिया। फिर वह गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ मुड़ गई। यहाँ लोग सागर के किनारे बैठे ठंडी हवा का मज़ा उठा रहे थे। नेहा भी वहाँ मुंडेर पर बैठ गई और अपनी नज़रें समुद्र के पास क्षितिज पर गड़ा दी। समुद्र के बीच 2-3 समुद्री जहाज लंगर डाले थे। उनकी बत्तियां पानी में झिलमिला रही थी। नेहा ने हसरत भरी नज़रों से सागर की गहराइयों में झांका। बस इस अथाह जल में समाने की देर है। उसने सोचा एक ही पल में उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। उसने मन की आंखों से देखा, अनिमेष उसके निष्प्राण शरीर से लिपटकर रो रहा है कि हाय नेहा, मैंने क्यों तुम्हारी बात ना मानी। मैं जानता ना था कि तुम इतनी सी बात पर मुझसे रूठ जाओगी और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। पर नहीं, वह क्यों अपनी जान दे। उसने अभी दुनिया में देखा ही क्या है, और उसके ऊपर कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जो वो अपनी जान देने की सोचे। ठीक है, पति से थोड़ी अनबन हुई है, यह तो हर शादीशुदा कपल के जीवन का हिस्सा है। कभी खुशी तो कभी गम। और सच पूछा जाए तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा है, गम न के बराबर। वह आज ज़रा उत्तेजित है, विचलित है, क्योंकि उसकी मनमानी नहीं हुई है। कभी कभी उसका अनिमेष किसी बात पर अड़ जाता है तो टस से मस नहीं होता और उसे मजबूरन उसके आगे हार माननी पड़ती है। उसकी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक वह समझ नहीं पाई कि वो अपने पति से कैसे पेश आए। ख्यालों में डूबी नेहा को वक्त का पता ही न चला। अचानक उसने चौंक कर देखा कि उसके आसपास की भीड़ अब छट चुकी थी। खोमचे वाले, आइसक्रीम वाले अपना सामान समेटकर चल दिए थे। हाँ, ताज होटल के सामने अभी भी काफ़ी रौनक थी। लोग आ जा रहे थे। मुख्य द्वार पर संतरी मुस्तैद था। एक और बात नेहा ने नोट की कि सागर के किनारे की रोड पर अब कुछ औरतें भड़कीले और टाइट कपड़े पहने चहलकदमी कर रही थी। उन्हें देखकर साफ लगता था कि वे स्ट्रीट वॉकर्स हैं, यानी रात की रानियां। हर थोड़ी देर में लोग गाड़ियों में आते, किसी एक औरत के पास गाड़ी रोकते, मोल तोल करते और वह औरत गाड़ी में बैठकर फुर्र हो जाती। ये सब देखकर नेहा को बड़ी हंसी आई। अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से 3-4 लड़के सवार थे जो कॉलेज के स्टूडेंट लग रहे थे। हाय ब्यूटीफुल, एक लड़के ने कार की खिड़की से सिर निकालकर उसे आवाज़ दी। अकेली बैठी क्या कर रही हो, हमारे साथ आओ, कुछ मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। नेहा हैरान रह गई कि क्या ये दुष्ट लड़के उसे एक वेश्या समझ बैठे हैं। हद हो गई, क्या इन्हें एक अच्छे घर की औरत और एक वेश्या में फ़र्क नहीं दिखाई देता। अब यहाँ इतनी रात गए, क्यों अकेले बैठे रहना ठीक नहीं, उसे अब घर चल देना चाहिए। नेहा ने तेजी से घर का रुख किया। कार उसके पास से सर से निकल गई, पर कुछ ही देर बाद वही कार लौटकर फिर उसके पास आकर रुकी। आओ ना डियर, होटल में बियर पियेंगे। तुम्हें चाइनीज़ खाना पसंद है ना? हम तुम्हें नॉन किंग रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे, उसके बाद डांस करेंगे, हम तुम्हारा भरपूर एंटरटेनमेंट करेंगे। एक लड़के ने कार की खिड़की से सिर निकाल कर कहा। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो संयत स्वर में बोली। मैं वो नहीं हूँ
जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने घर जा रही हूँ। तो चलो ना, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। कहाँ रहती हैं आप? वे लड़के कार धीरे धीरे चलाते हुए उसका पीछा करते रहे और लगातार उससे बातें करते रहे। जाहिर था कि वे कंगाल थे। वे बिना पैसा खर्च किए उसकी सोहबत का मज़ा उठाना चाहते थे। नेहा अपनी रास्ते चल पड़ी। अचानक गाड़ी उसके पास आकर झटके से रुकी। एक लड़का गाड़ी से उतरा और उसके पास आकर बोला, आखिर इतनी जिद क्यों कर रही हो स्वीटी? हम तुम्हें सुपर टाइम देंगे, आई प्रॉमिस। चलो गाड़ी में बैठो। और वह नेहा के हाथ को पकड़ने लगा। मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं शोर मचा पुलिस बुला लूंगी, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा। अचानक एक और कार उसके पास आकर रुकी। उसका हॉर्न जोर से बज उठा। नेहा ने चौंक कर देखा तो अनिमेष अपनी कार में बैठा उसे आवाज लगा रहा था। नेहा जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो। नेहा अपना हाथ छुड़ाकर दौड़कर गाड़ी में बैठ गई। इतनी रात को यह तुम्हें क्या सूझी? अनिमेष ने उसे लताड़ा। ये क्या घर से अकेले बाहर निकलने का टाइम है? नेहा, तुम्हें कब अकल आएगी? देखा नहीं कैसे कैसे गुंडे मवाली रात को सड़कों पर घूमते शिकार की ताक में रहते हैं। मेरी नज़र तुम पर पड़ गई, वरना जानती हो क्या हो जाता? क्या हो जाता? अरे वे गुंडे तुम्हें गाड़ी में बिठाकर अगवा कर ले जाते। अगवा करना क्या इतना आसान है? हर समय पुलिस की गाड़ी गश्त लगाती फिरती है। हाँ, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही अगर वे गुंडे तुम्हें ले उठते तो तुम क्या समझ सकती हो? फिर वे तुम्हारा क्या हश्र करते, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके अधमरी हालत में कहीं झाड़ियों में फेंक कर चलते बनते। नेहा, तुम न्यूज़पेपर में इस तरह की घटनाओं के बारे में रोज पढ़ती हो, टीवी पर न्यूज़ देखती हो, फिर भी तुमने ऐसा खतरा मोल लिया। तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई? ये सब वे कैसे कर पाते? नेहा ने प्रतिवाद किया। मैं जोर से चिल्लाती तो भीड़ इकट्ठी हो जाती, पुलिस पहुंच जाती। ये सब कहने की बातें हैं। इस सुनसान रोड पर तुम्हारे शोर मचाने से पहले ही बहुत कुछ घट जाता। वे तुम्हें मिनटों में गायब कर देते और फिर तुम्हारा अता पता भी ना मिलता। मत भूलो कि वे चार थे और तुम अकेली। तुम उनसे मुकाबला कैसे कर पाती? इस तरह की हठ धर्मिता की वजह से ही आए दिन औरतों के साथ हादसे होते रहते हैं। इतनी रात को अकेले घर से निकलना, अनजान लोगों से लिफ्ट लेना, गैरों के साथ टैक्सी शेयर करना, ये सब सरासर बेवकूफ़ी है। नेहा ने चुप्पी साध ली। घर पहुंचकर अनिमेष ने उसे अपने बाहों में समेट लिया। नेहा, एक वादा करो कि अब से जब भी तुम मुझसे गुस्सा होगी तो बेशक मुझे जो चाहे कह लेना, पर इस तरह का पागलपन नहीं करोगी। कह उसने लंदन जाने के लिए होटल की बुकिंग और प्लेन के टिकट नेहा को थमा दिए। ये क्या, तुम तो कह रहे थे कि इस साल पॉसिबल नहीं है। हाँ, कहा तो था, पर मैं अपनी डार्लिंग का कहना कैसे टाल सकता हूँ? प्रोग्राम कैंसिल कर दो। क्यों? अरे भाई, आरती दीदी की बेटी की शादी जो हो रही है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा ना। दीदी से शादी में ना आने का कोई बहाना बना दूंगा। जी हाँ, और फिर सबसे डांट सुनोगे। तुम तो आसानी से छूट जाओगे, पर सब मुझे ही परेशान करेंगे कि नेहा अपने ससुराल वालों से अलग थलग रहती है और अपने पति को अपने चंगुल में कर रखी है। उसे अपने परिवार से दूर कर देना चाहती है। हद हो गई नेहा, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। तुमसे मैं कभी जीत नहीं सकता। सो तो है, नेहा ने विजयी भाव से कहा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।